ये एक छोटी सी कहानी है। एक डिप्टी कलेक्टर के तौर पर जब जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार मिलने के बाद मैंने ज्वाइन किया तो जानकारी हुई कि जिला स्कूली शिक्षा के लिहाज से बहुत पिछड़ा हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कहा कि आप ग्रामीण इलाकों पर विशेष ध्यान दें। बस तय कर लिया मैंने इस बात को। महीने में 8-10 दिन जरूर ग्रामीण स्कूलों को दूंगा। शीघ्र ही ग्रामीण इलाकों में दौरों का सिलसिला चल निकला। पहाड़ी व जंगली इलाका भी था। एक दिन मातहत कर्मचारियों से मालूम हुआ बरेड़ी नामक गांव, जो एक पहाड़ी पर स्थित है, वहां के स्कूल में कोई शिक्षा अधिकारी नहीं जाता है, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए वाहन छोड़कर लगभग 5-6 किलोमीटर जंगली रास्ते से पैदल ही जाना होता है। अगले दिन वहां जाया जाए। वहां कोई मिस्टर वी के शर्मा वर्मा हेड मास्टर है, जो वर्षों से पता नहीं क्यों वहीं जमे हुए हैं। मैंने निर्देश दिए कि उन्हें कोई अग्रिम सूचना न दी जाए। सरप्राइज विजिट होगी। अगले दिन हम सुबह निकले। दोपहर 12 बजे ड्राइवर ने कहा, साहब यहाँ से आगे पहाड़ी पर पैदल ही जाना होगा, 5-6 किलोमीटर। मैं और 2 अन्य कर्मचारी पैदल ही चल पड़े। लगभग 1.5 घंटे सकरे पथरीले जंगली रास्ते से होकर हम ऊपर गांव तक पहुंचे। सामने स्कूल का पक्का भवन था और लगभग 200 पक्के मकान थे। स्कूल साफ सुथरा और व्यवस्थित ढंग रंग पुता हुआ था। बस 3 कमरे और प्रशस्त बरामदा, चारों तरफ सुरम्य हरा भरा वन। अंदर क्लासरूम में पहुंचे तो 3 कक्षाओं में लगभग 125 बच्चे तल्लीनतापूर्वक पढ़ रहे थे। हालांकि शिक्षक कोई भी नहीं था। एक बुजुर्ग सज्जन बरामदे में थे, जो वहां नियुक्त पियून थी शायद। उन्होंने बताया, हेडमास्टर साहब आते ही होंगे। हम बरामदे में बैठ गए। तभी देखा एक 40-45 वर्ष के सज्जन अपने दोनों हाथों में पानी की बाल्टी लिए ऊपर चले आ रहे थे। पायजामा घुटनों तक चढ़ा हुआ था, ऊपर खादी का कुर्ता जैसा था। उन्होंने आते ही परिचय दिया, मैं वी.के. वर्मा यहाँ हेड मास्टर हूँ। यहाँ इन दिनों बच्चों के लिए पानी थोड़ा नीचे जाकर कुएं से लाना होता है। हमारे चपरासी दादा बुजुर्ग हैं, अब उनसे नहीं होता, इसलिए मैं ही ले आता हूँ। वर्जिश भी हो जाती है। वे मुस्कुरा कर बोले। उनका चेहरा पहचाना सा लगा और नाम भी। मैंने उनकी ओर देखकर पूछा, तुम विवेक हो न? इंदौर से गुजराती कॉलेज। मैंने हैट उतार दिया था। उसने कुछ पहचानते हुए चहकते हुए कहा, आप अभिनव अभिनव श्रीवास्तव। मैंने कहा, और नहीं तो क्या भाई। लगभग 20-22 बरस पहले हम इंदौर में साथ ही पढ़े थे। बेहद होशियार और पढ़ाकू था वो। बहुत कोशिश करने के बावजूद शायद ही कभी उससे ज़्यादा नंबर आए हों मेरे। एक प्रतिस्पर्धा रहती थी हमारे बीच, जिसमें हमेशा वही जीता करता था। आज वो हेडमास्टर था और मैं जिला शिक्षा अधिकारी। पहली बार उससे आगे निकलने जीतने का भाव था, और सच कहूँ तो खुशी भी मन में। मैंने सहज होते हुए पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे भाई, और कौन कौन है घर पर? उसने विस्तार से बताना शुरू किया। M.Com करते समय ही बाबूजी की मालवा मिल वाली नौकरी जाती रही। फिर उन्हें दमे की बीमारी भी तो थी। घर चलाना मुश्किल हो गया था। किसी तरह पढ़ाई पूरी की, नंबर अच्छे थे, इसलिए संविदा शिक्षक वर्ग 3 की नियुक्ति मिल गई थी। जो छोड़ नहीं सकता था। आगे पढ़ने की न गुंजाइश थी न स्थितियाँ। इस गांव में पोस्टिंग मिल गई। माँ बाबूजी को लेकर यहाँ चला आया। सोचा गांव में कम पैसों में गुजारा हो ही जाएगा। फिर उसने हंसते हुए कहा, इस दुर्गम गांव में पोस्टिंग और वृद्ध बीमार माँ बाप को देख कोई लड़की वाले लड़की देने को तैयार नहीं हुई, इसलिए विवाह नहीं हुआ। और ठीक भी है, कोई पढ़ी लिखी लड़की भला यहाँ क्या करती? अपनी कोई पहुँच या पकड़ थी नहीं, पैसे भी नहीं थे यहाँ से ट्रांसफ़र करा पाते, तो बस यहीं जम गई। यहाँ आने के कुछ बरस बाद माँ बाबूजी दोनों ही चल बसे। यथासंभव उनकी सेवा करने का प्रयास किया। अब यहाँ बच्चों में स्कूल में मन रम गया है। छुट्टी के दिन बच्चों को लेकर आसपास की पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करने चला जाता हूँ। रोज शाम को स्कूल के बरामदे में बुजुर्गों को पढ़ा देता हूँ। अब शायद इस गांव में कोई निरक्षर नहीं है। नशा मुक्ति अभियान भी चला रखा है। अपने हाथों से खाना बना लेता हूँ और किताबें पढ़ता हूँ। बच्चों को अच्छी बुनियादी शिक्षा देता हूँ। अच्छे संस्कार मिल जाए, अनुशासन सीखे, बस यही ध्येय है। मैं सीए नहीं कर सका, पर मेरे 2 विद्यार्थी सीए हैं और कुछ अच्छी नौकरी में भी। मेरा यहाँ कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। मेरी ज़्यादातर तनख्वाह इन बच्चों के खेल कूद और स्कूल पर खर्च हो जाती है। तुम तो जानते हो, कॉलेज के ज़माने से क्रिकेट खेलने का जुनून था। 2 बच्चों के साथ खेल कर पूरा हो जाता है, बड़ा सुकून मिलता है। मैंने टोकते हुए कहा, माँ बाबूजी की बात शादी का विचार नहीं आए? उसने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया में सारी अच्छी चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी, इसलिए जो सामने है उसी को अच्छा करने या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर अपने परिचित दिलचस्प अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, अरे वो फैज साहब की एक नज़्म है ना, अपने बेख्वाब किवाड़ों को
मुकफ़ल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। उसकी उम्र बेलौस हंसी ने भीतर भीतर तक भिगो दिया था। लौटते हुए मैंने उससे कहा, विवेक, तुम जब चाहो तुम्हारा ट्रांसफ़र मुख्यालय या जहाँ तुम चाहो करा दूंगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है जनाब, अब यहीं इन लोगों के बीच घुसूं। कहकर उसने हाथ जोड़ दिए। मेरी अपनी उपलब्धियों से अपना दर्प, उससे आगे निकल जाने का एहसास भरम चूर चूर हो गया था। वो अपनी ज़िंदगी की तमाम कमियों, तकलीफ़ों, असुविधाओं के बावजूद सहज था। उसकी कर्तव्य निष्ठा देखकर मैं हतप्रभ था। जिंदगी से किसी शिकवे या शिकायत की कोई झलक उसके व्यवहार में नहीं थी। सुख सुविधाओं, उपलब्धियों, ओहदों के आधार पर हम लोगों का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन वो इन सब के बिना मुझे परिचित कर गया पराजित कर गया था। लौटते समय उस कर्म ऋषि को हाथ जोड़कर भरे मन से इतना ही कह सका, तुम्हारे इस पुनीत कार्य में मेरी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर याद करना।